हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपके ही अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जहां पर मिलता है आपको कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर तरलों के यांत्रिकी गुण की, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स की बात चल रही है, जहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर द्रव गत्यावस्था में होता है तो किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, अगर वो स्थिरावस्था में होता है तो कैसी बिहेवियर शो करता है, एंड अगर हमने किसी द्रव को किसी कंटेनर में रखा है तो कंटेनर के साथ में उसका संपर्क कोण कैसा होता है। इसीलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में स्पर्श कोण या संपर्क कोण की, और हम डिस्कस करेंगे नवचंद्रक या फिर मेनिस्कस की आकृति की। मतलब जैसे कुछ चीजें जब रखी जाती है तो ऐसी उथली हुई होती हैं, है ना, बीच से कुछ उभरी हुई होती है, तो आखिर ऐसा क्यों होता है ये डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। तो ये सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के भी पॉइंट्स ऑफ व्यू से। मतलब अगर आप आईआईटी, जेईई, नीट, सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्टार्ट करते हैं हम इस सेगमेंट में, जहां पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्पर्श कोण की। तो देखिए, स्पर्श कोण या संपर्क कोण से सीधा सिंपली तात्पर्य यह है कि जब कभी भी किसी लिक्विड को आप किसी कंटेनर में रखते हैं तो कंटेनर के साथ में वहां पर लगता है एक असंजक बल। मतलब कंटेनर और लिक्विड के बीच में लगने वाला जो बल होता है उसको हम असंजक बल कहेंगे, एंड लिक्विड के कणों का, लिक्विड के अणुओं का, लिक्विड के ही अणुओं के साथ में लगने वाला जो बल होता है उसको हम ससंजक बल कहते हैं। तो ससंजक बल के ज्यादा होने के कारण और कई बार को असंजक बल के ज्यादा होने के कारण हमें देखने को मिलता है कि द्रव की उस सॉलिड के अंदर, मतलब जिस कंटेनर के अंदर रखें उसके साथ में, उसकी दीवारों के साथ में जब वो चिपकता है तो कुछ इस तरीके की आकृति बनाता है। कुछ जगहों पर जो आकृति बनती है वो देखिए, ये कंटेनर है, इसमें जो द्रव भरता है वो इस तरीके से बनाता है, ऐसी आकृति बनाता है। कुछ जगहों पे जब मैं किसी कंटेनर के अंदर में भरता हूं तो कुछ द्रव ऐसे हैं जो कि इस तरीके की आकृति बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने बात करी किसमें भाई, तो मैंने कही कि अगर मान लीजिए आपके पास मरकरी है, पारा है, तो पारा हमेशा इस तरीके की स्थिति बनाता है। अगर मैंने कुछ अशुद्ध जल ले लिया तो वो हम जब ग्लास में भरते तो वो देखते हैं ऐसा ऐसा सिस्टम बनाता भाई, इस तरीके से अपनी दीवारों के साथ में चिपकता है। और कुछ इस तरीके से, जैसे मान लीजिए शुद्ध जल की अगर बात करेंगे और ये जो कंटेनर है वो चांदी की ले लिया अपन, तो यहां पर देखने को मिलेगा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लिक्विड इसी फॉर्मेट है, बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे शेप में रहता है। आखिर ये क्या कारण है हम इसकी बात करेंगे, लेकिन यहां पर हमें जो स्पर्श कोण है, स्पर्श कोण, संपर्क कोण, उसकी बातें हमें समझ में आ रही होगी इस सेगमेंट को देख करके। करना क्या होता है, तो यहां पर बहुत ही सिंपल सी बात है, हमें एक एंगल फॉर्म हो रहा है यहां पर। जैसे जब कभी भी आपके साथ में इस तरीके से देखने को मिलता है तो जैसे मान लीजिए मैं जिस पॉइंट पे बनाना चाहता हूं, जिस पॉइंट पे डिस्कस करना चाहते हैं, सपोज मैं कह रहा हूं यहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट हमें निकालना है। जैसे ही हमने कंटेनर में कोई लिक्विड को रखा होगा तो दीवारों के सहारे वो चिपकेगा ना भाई। अब दीवारों के साथ चिपक करके इस तरीके से हमें बना करके दे रहा है अपर सरफेस, तो मैं कहता हूं कि इसमें दो टेंजेंट, एक टेंजेंट जो कि हमारे लिक्विड, जो भी जिस भी फ्लूइड को हमने भर रखा है ना, उस फ्लूइड से, उस फ्लूइड के, है ना, उस फ्लूइड के तरफ हमने बनाई, और दूसरा ये कंटेनर के ऊपर स्पर्श रेखा। इन दोनों स्पर्श रेखाओं से जो यहां पर कोण बनेगा इसी को हम संपर्क कोण कहते हैं। इसी तरीके से फिर से यहां पर अगर हम बनाते हैं तो यहां पर देखिए, सॉरी, ये और ये, इन दोनों के बीच में ये जो कोण बन रहा है थीटा, इसको हम कहते हैं हमारा संपर्क कोण। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें तो यहां पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो एक इधर बनेगी और एक नीचे। यहां पर जो स्पर्श रेखा बन रही है वो कितनी बन रही है भैया, ये कितने का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। तो ये तीन तरीके से संभव है यहां पर, है ना, स्पर्श बिंदु तीन तरीके से यहां पर संभव है। हमें करना क्या होता है भाई, तो एक हम लेकर के चलते हैं हमारा जो कंटेनर है उसकी तरफ, ठीक है, और दूसरा यहां पर जो सतह जो बन रहा है उसके
टेंजेंट पे हम ड्रॉ करते हैं, वहां पर इन दोनों से मिलने वाला जो एंगल होता है उसी को हम कहते हैं संपर्क कोण, या फिर हम उन्हीं को कहते हैं क्या, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो देखिए जब कोई ठोस किसी द्रव के संपर्क में आता है तो स्पर्श भाग पर द्रव का पृष्ठ सामान्यतः वक्राकार हो जाता है। कुछ स्थितियों में ऊपर की ओर वक्रीय और कुछ स्थितियों में नीचे की ओर वक्रीय होता है। कुछ जगहों पर ऊपर की तरफ वक्रीय है, कुछ जगहों पर यह नीचे की तरफ वक्रीय है। मान लीजिए स्पर्श बिंदु P से द्रव पृष्ठ PX स्पर्श रेखा खींची गई है। ये मान लीजिए एक P पॉइंट लिया, तो यहां से PX एक स्पर्श रेखा खींची गई है जो द्रव में डूबे हुए ठोस के भाग के साथ थीटा कोण बनाती है। ये द्रव में जो ठोस का भाग डूबा है उसके साथ कोण बनाना होता है। जो स्पर्श रेखाएं खींच रहे हैं, एक हम कहां खींच रहे हैं भाई, द्रव में डूबे हुए भाग की तरफ। ठीक है, द्रव में डूबे हुए भाग की तरफ। ठीक है, तब कोण थीटा को स्पर्श कोण कहते हैं। यहां पर भी देखिए, यहां पे ये द्रव में डूबा हुआ भाग ये है और यहां पर एक स्पर्श रेखा हमने खींची है। ठीक है, हमेशा ही जिस पॉइंट पे खींच रहे हैं उस पॉइंट से दूर की तरफ खींचते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो ये हमारा बनाता है क्या, संपर्क कोण, या इसी को हम कहते हैं स्पर्श कोण। स्पर्श कोण का सीधा मतलब समझ में आ चुका है कि जब किसी फ्लूइड को किसी कंटेनर में रखी जाती है तो कंटेनर के दीवारों के साथ में वो कोण बनाता है, जो कि तीन तरीके से पॉसिबल हो सकता है। न्यून कोण बना सकता है, अधिक कोण बना सकता है और समकोण बना सकता है। कब कौन सा कोण बनेगा इसके लिए हम चल करके करते हैं डिस्कशन, जहां से हम लोग बात करेंगे हमारे ससंजक और असंजक बलों के ऊपर। तो देखिए, किसी ठोस द्रव युग्म के लिए, ठोस द्रव युग्म का मतलब क्या हुआ भाई कि एक ठोस कंटेनर में हमने द्रव रखा है। स्पर्श बिंदु से द्रव पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा द्रव के अंदर ठोस की सतह से जो कोण बनाती है उसे स्पर्श कोण कहते हैं। फाइनली यही समझ में आया ना कि जहां पर स्पर्श रेखा हमने द्रव के इस पृष्ठ पर स्पर्श रेखा खींची और दूसरा क्या खींचा है भाई, तो ये स्पर्श रेखा खींची और दूसरा द्रव में डूबे हुए भाग के द्वारा बनाया गया जो कोण है इसी को हम स्पर्श कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, हम स्पर्श कोण कहते हैं। यही थीटा है। अब ये तीन तरीके से पॉसिबल है। स्पर्श कोण न्यून कोण हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है या समकोण हो सकता है। जैसे यहां पर आपको जो सेगमेंट दिख रहा है ये कैसा हो सकता है, न्यून कोण है। यहां पे ये जो बन रहा है ये कैसा बन रहा है, अधिक कोण। अधिक कोण मतलब जो 90 डिग्री से ज्यादा का कोण बने। और चांदी का कंटेनर था, शुद्ध जल इसमें जब भरा था तो यहां पर जो एंगल फॉर्म हो रहा था वो एंगल कितने का था भैया, तो ये वाला जो एंगल था ये 90 डिग्री का था। ये जो एंगल था वो 90 डिग्री, मतलब इस केस में कैसा बन रहा है, ये समकोण बन रहा है। यहां पे ये जो बना है ये समकोण है। तो देखिए तीनों ही स्थितियों की हम बात करना शुरू करें एक एक करके। तो अगर कहीं पर न्यून कोण बन रहा है, ये क्या है भैया, यहां पर क्या बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। न्यून कोण बनने का सीधा मतलब है कि जब ठोस के संपर्क में द्रव ऊपर की ओर वक्रीय होता है तो स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। इस स्थिति में द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाला ससंजक बल द्रव और ठोस के अणुओं के बीच में लगने वाले असंजक बल से कम होता है। ठीक है, ससंजक बल कम है, असंजक बल ज्यादा है, अतः द्रव ठोस में चिपक जाता है, अर्थात उसे गीला कर देता है। भाई जब कभी भी आपको दिख रहा है कि ससंजक बल कमजोर है, ससंजक बल मतलब सेम काइंड में लगने वाला फोर्स, जैसे द्रव के अणुओं के साथ में लगने वाला जो बल होता है ससंजक बल है, लेकिन द्रव के अणुओं का कांच के अणुओं के साथ में लगने वाला जो बल होता है उसको असंजक बल कहते हैं। और वो बल अगर ज्यादा है, ससंजक बल कमजोर है, तो वो कांच को गीला कर देता। ठीक है ना, अगर हमारी कम्युनिटी में उतना ज्यादा बॉन्ड नहीं है तो क्या करेंगे, दूसरा आएगा तोड़ के ले जाएगा। भाई अब कांच लेकर के जा रहा है हमारे मॉलिक्यूल को, इसका सीधा मतलब ये हुआ ना कि भाई हमारे अंदर उतनी ज्यादा यूनिटी नहीं थी। तो ऐसे ही यहां पर भी काम चलता है। तो ये स्थिति होती है इसके अंदर में कि ये क्या कहता है भैया, ये ऊपर की तरफ उठ जाता है। ये सेगमेंट क्या होगा, जहां पे टच होना है वहां पर क्या होगा, ऊपर की तरफ उठ जाएगा। और ये कॉनकेव टाइप का अवतल तरीके का मेनिस्कस यहां पर हमें देता है। ठीक है, ये कौन होंगे भाई, तो इनकी ध्यान से देख लेंगे। जब न्यून कोण होता है तो वहां पर ससंजक बल का मान कम है, असंजक बल का मान ज्यादा है, लिक्विड ठोस को गीला कर देगा। ठीक है,
ऐसे द्रव को जब किसी नली में भरा जाता है तो उसका मेनिस्कस अवतल होता है। मेनिस्कस मतलब ये जो शेप बन रहा है, ये जो ऊपर ये जो फॉर्मेट बन रही है, ये ऐसा बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है, एक समतल भी बन रहा था, इसको ही कहते हैं मेनिस्कस। ये इसका शेप कैसा है? अवतल है। कब? जब 90 डिग्री से कम होगा थीटा का मान, तब संपर्क कोण का मान 90 डिग्री से कम होगा तब। ठीक है। शुद्ध जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान 0 डिग्री तथा सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए 8 डिग्री होता है। शुद्ध जल लीजिए और स्वच्छ कांच लीजिए, अब उसमें संपर्क कोण कितना होगा? 0 डिग्री। लेकिन वहीं पे सामान्य जल ले, सामान्य जल का शुद्ध जल मतलब आप समझ में आ रहा होगा कि प्योर वाटर की बात करते हैं, हम जो पीते हैं वो मिनरल वाटर है। तो मिनरल वाटर की अगर आप बात करते हैं और कांच बिल्कुल साफ लेते हैं तो 8 डिग्री होता है। बहुत छोटा होगा लेकिन यहां पर 8 डिग्री आपको देखने को मिलता है। सेकेंड केस की बात करते हैं। यहां पर क्या है भाई? तो जब अधिक कोण हो, अधिक कोण होने का मतलब क्या है? 90 डिग्री से ज्यादा हो। क्या कहानी होनी है यहां पर होना है जब 90 डिग्री से ये ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री से भैया ज्यादा हो। अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तब क्या होना है? तो 90 डिग्री से जब ज्यादा होगा तो ये सेगमेंट बनेगा कि भैया ये इससे देखिए, हमेशा जिस पॉइंट से वहां पे जो मेनिस्कस है उसके लिए टेंजेंट बनानी है और दूसरा जो जल में डूबा हुआ क्षेत्र है उसकी तरफ हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है ना। इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसको हम थीटा कहते हैं। तो क्या फंडा यहां पर आने वाला है भाई कि यहां पर आपको ससंजक बल का मान ज्यादा दिखने वाला है। क्या होगा? यहां पर ससंजक बल का मान जो है वो ज्यादा दिखेगा। अब ससंजक बल का इसके अंदर में मान ज्यादा होगा, यानी अगर हम बात कर रहे हैं इसके अंदर में क्या भरा है? पारा। तो मरकरी के अणुओं के बीच में लगने वाला बल ज्यादा है, मरकरी और इस कांच के बीच में लगने वाला बल जो है वो कम होगा। मैं ऐसा लिख लेता हूं, जो हमारा फोर्स लगने वाला है मरकरी के बीच में ये ज्यादा है और जो फोर्स लग रहा है मरकरी और ये ग्लास के बीच में वो वाला फोर्स कम है। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? तो ये ससंजक बल जो आपसिक फोर्स है भैया, जो इनके खुद के बल हैं वो बड़े मजबूत हैं भाई। ठीक है ना? क्या कह लूं मैं कह लेता हूं ससंजक बल, इनको आप तोड़ नहीं पाएंगे, असंजक बल से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में हमें समझ में आता है कि ये कांच को गीला भी नहीं करेगा। ये वेटेड कर पाएगा क्या? नहीं ना, क्योंकि गीला करने के लिए असंजक बल ज्यादा होना चाहिए। भाई हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो कोई दूसरा आके तोड़ करके ले जाएगा क्या हमारे यहां से बंदे को? नहीं ले जा सकता। कब ले जाएगा? जब हमारी बॉन्डिंग उतनी तगड़ी नहीं है तो कोई बाहर वाला आएगा और अपना बॉन्ड बनाएगा और उसको ले जाएगा। लेकिन अगर हमारी कम्युनिटी में हमारी ही पकड़ इतनी ज्यादा है तो दूसरा हमारे यहां से किसी बंदे को नहीं ले जा सकता। तो वही वाली कहानी है कि भैया हमारे यहां ससंजक बल बहुत ज्यादा है, हमारी कम्युनिटी बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो कोई दूसरा आकर के अपने यहां से किसी को नहीं ले जाएगा। मतलब ऐसा है कि पारा इतना ज्यादा उसके अणुओं के बीच में बल होता है जो कि ज्यादा होता है पारा और कांच के अणुओं के बीच में लगने वाले बल से। तो ऑब्वियस सी बात है कि ससंजक बल ज्यादा हो गया तो पारा अपने आप में सिमट करके रह जाएगा, वो कांच को एंटरटेन क्यों करेगा? इसी वजह से इसका जो बीच का हिस्सा होता है वो कुछ इस तरीके से इसका मेनिस्कस बनता है, ये ऐसा मेनिस्कस बनता है। ठीक है, बीच से उठा हुआ होता है ना। तो ये क्या है भाई कि जब ठोस द्रव के संपर्क में नीचे की ओर वक्रीय होता है तो स्पर्श कोण अधिक कोण होता है। इस स्थिति में द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल द्रव और ठोस अणुओं के बीच में लगने वाले असंजक बल से अधिक होता है। ये बोला अपन, ससंजक बल जो है वो ज्यादा है असंजक बल से। अतः द्रव ठोस को गीला नहीं कर पाता है। ऐसे द्रव को जब नली में भरा जाता है तो उसका मेनिस्कस उत्तल होता है। ये कैसा है? ये उत्तल है। वो कैसा था? अवतल था। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या कहते हैं? तो हम कह रहे हैं पारा और कांच के लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है। पारा और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण का मान लगभग 139 डिग्री होता है ना, लगभग 139। देखिए सतह से नहीं, मतलब जो डूबा हुआ है सतह उससे बनता है एंगल। तो ये कितना होगा भैया? ये थीटा 139 डिग्री के आसपास होता है पारा और कांच के लिए। स्वच्छ कांच, साफ कांच है तब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर आई होप कि ये वाली बात भी आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। तीसरा केस है जब स्पर्श कोण कैसा हो? समकोण हो, मतलब थीटा इक्वल्स टू कैसा हो? 90 डिग्री। फिर से वही काम करेंगे। जैसे देखिए यहां पर ये क्या है भैया? तो ये हमें एक स्पर्श कोण इधर बनानी है
और डूबे हुए भाग की तरफ एक लाइन ड्रॉ करनी। इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितना है, तो ये जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना, कितना है 90 डिग्री। ये कब होगा, तो एक बात समझिए, जब ससंजक और असंजक बल दोनों बराबर हो जाए। जब ससंजक बल जो है ये बराबर हो जाए हमारे असंजक बल के, तब आपको यह स्थिति देखने को मिलेगी। क्या है स्थिति, तो जब ठोस और द्रव के संपर्क में द्रव का पृष्ठ समतल होता है तो स्पर्श कोण का मान समकोण होता है। इस स्थिति में द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल द्रव और ठोस के अणुओं के बीच लगने वाले असंजक बल के लगभग बराबर होता है। ये अच्छा, पूरा बराबर ना लिखते हुए मैं ऐसा लिख लेता हूं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, नॉट एग्जैक्ट, ठीक है ना। जैसे चांदी की छड़ को पानी में डुबाने पर अथवा चांदी की नली में पानी डालने पर स्पर्श कोण कैसा होता है, समकोण होता है। बिल्कुल ऐसा सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये चांदी की नली है और अंदर क्या रखा है भाई, हमने पानी रखा है, तो ये 90 डिग्री पर आपको देखने को मिलेगा। यानी हमें 3 केसेस मिले, ठीक है। क्या क्या 3 केसेस मिल गए भाई, तो देखिए ना, हम बात कर रहे हैं संपर्क कोण की, हम बात कर रहे हैं किसकी, संपर्क कोण की। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या मिली, तो एक कंडीशन हमें यह मिला, तीन कंटेनर मैंने ले लिया अलग अलग से, ठीक है। ठीक है, तीनों कंटेनरों में क्या भर दी जाए भैया, पानी भर दी जाए। चलिए पानी भरते हैं। अच्छा, तीनों में पानी नहीं भर पाऊंगा मैं, ठीक है ना। एक में ये मान लीजिए हमने क्या भर दिया भैया, एक में हमने भर दिया शुद्ध जल, एक में अपन भर देते हैं पारा, इसमें भर देते हैं पारा, है ना। चलिए इसमें क्या भर दी जाए भैया, इसमें भर देते हैं पारा। इसी तरीके से आखिरी वाले में हमें भरना पड़ेगा क्या, तो चांदी का कंटेनर और इसको शुद्ध जल भर देते हैं, ठीक है। ये सभी कंडीशंस की अगर मैं अलग अलग से आपसे चर्चा करना शुरू करूं तो क्या क्या चीजें मुझे यहां पर देखने को मिल रही है। तो पहला तो यह है क्या कि इस केस में अगर मैं कहता हूं कि ससंजक बल जो है कम रह गया, है ना, और असंजक बल ज्यादा है, असंजक बल ज्यादा है, तो आपको तुरंत दिमाग में आ गया कि अच्छा ऐसा बनेगा, तो ये जो होगा इसका कर्वेचर वो तो ऐसा बन जाएगा भाई, ये इस तरीके से उठ जाएगा। ये किनारों पर क्या होगा, ये किनारों से ऐसा ऊपर उठ जाएगा, ये किनारों से इधर साइड में क्या होगा, ऐसा ऊपर उठ जाएगा। ये देखिए, ये किनारों से ऊपर उठ गया, ये किनारों से ऊपर उठ गया। और इनसाइड की अगर आप बात करेंगे तो अभी इसको और थोड़ा सा प्रॉपर बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये बन जाएगा। जबकि दूसरे वाले केस में जैसे ही आप आते हैं, इस वाले केस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आप पाएंगे कि ये तो ऐसा 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 बन गया। अब इस वाले केस में ऐसा बना, तो यहां पर हमने क्या भरा भैया, तो इसके अंदर हमने भरा पारा,
इसमें हमने क्या भरा है, इसमें हमने भरा है पारा, ठीक है। तो हम यहां पर बात कर लेते भाई, ये दूसरा वाला केस कब होगा, तो दूसरा वाला केस होने के लिए चाहिए कि मुझे ससंजक बल ज्यादा हो, है ना। ये जो केस है ये क्या है, ससंजक बल। देखिए ये कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो ही जल्दी याद होगा, आसंजक बल से ज्यादा है, ठीक है। और तीसरा केस में बिल्कुल ऐसे फ्लैटेड मिलने वाला है, यहां पर क्या होगा, तो मैं कहता हूं ससंजक बल ऑलमोस्ट इक्वल हो किसके, आसंजक बल के। तो फैक्टर क्लियर हुआ कुछ कि भैया जब कभी भी हम बात करेंगे ऐसी कंडीशंस में, ठीक है ना, ये कांच और जल की हमने यहां पर किसको लिया भैया, तो यहां हमने लिया कांच तथा जल। अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा ही बनाता हूं, ये जो बॉक्स है ये किसकी बनी है, कांच की, ये भी कांच की है, ये भी कांच की है। इसके अंदर जो भरा है ये क्या भरा है भैया, तो इसके अंदर हम लोगों ने भरा है जल, इसके अंदर हमने भरा है जल। इसके अंदर हमने क्या भरा है, तो इसके अंदर हमने भरा है पारा। इसके अंदर की हम बात करें तो इसके अंदर हमने क्या भरा है, तो इसके अंदर भी हमने भरा है जल। किंतु 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 ये जो कंटेनर है, ये कंटेनर जो है ये चांदी की है, यही बात करी हम लोगों ने। अब क्या होना है भाई, तो यहां पे जो आपको एंगल बनानी है उस एंगल को चलिए हम बना करके देखें। तो एंगल देखिए कैसे बनाएंगे आप, एक यहां से टेंजेंट खींचना है नीचे की तरफ ये, और एक यहां से ये बनेगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दिस इज द थीटा। इसकी अगर आप बात करेंगे कि ये थीटा एंगल हुआ कितने का, तो आपको कैसा दिख रहा है भाई, तो ये थीटा जो यहां पर मिलेगा ये लेस देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये जो आपको मेनिस्कस मिला है ये कैसा मिला है, तो ये आपको मिला है अवतल, ठीक है। अब दूसरे केस पे आते हैं, जब हमने पारा रखा तो पारा में हमने क्या कहा कि पारा का खुद का ससंजक बल ज्यादा है, मतलब पारे के ही दूसरे अणुओं के साथ में लगने वाला बल जो है वो ज्यादा है। तो ये इस तरीके से सेगमेंट बनेगा, और ये कैसा होगा, तो एक जल में डूबे हुए भाग की तरफ और दूसरा इस पे टेंजेंट, इस कर्व पे टेंजेंट। तो यहां पे जो थीटा बनेगा ये कहलाता है यहां पर हमारा क्या, स्पर्श कोण। यहां आपको थीटा कैसा देखने को मिल रहा है, तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। और ये जो शेप जो मेनिस्कस बनी ये कैसा है, ये उत्तल है। और तीसरा केस जब चांदी और जल को हम लोगों ने भरा हुआ है, तो इस जगह पर भी अगर हमने टेंजेंट बनाया तो एक तो यहीं से टेंजेंट इस पॉइंट से इधर साइड में और एक बनेगा नीचे, ये दोनों के बीच में लगने वाला जो एंगल है थीटा है वो 90 डिग्री, यानी यहां पर थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। और इस केस में कैसा बनता है भाई मेनिस्कस, तो इस केस में जो मेनिस्कस बनेगा वो समतल बनता है। अभी क्लियर हो गया होगा भैया एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब जरा देखना, कांच के ग्लास में आप पानी भर करके थोड़ा साइड से जाकर के देखो, कांच के ग्लास में जैसे आप पानी भरेंगे हल्का हल्का सा साइड ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। वो साइड ऊपर उठा हुआ नजर आने का कारण क्या है भाई, तो उसके ऊपर उठे हुए नजर आने का कारण है कि कांच और जल के बीच में लगने वाला जो आसंजक बल है वो ज्यादा है। पानी के अणुओं और कांच के अणुओं के बीच में जो लगने वाला बल है वो पानी के अणुओं के साथ में लगने वाले बल से ज्यादा है। मतलब यहां पे मैं कह लूं तो ये इसका मतलब क्या हो गया भाई, तो फोर्स वाटर के अणुओं में जो लग रहा है वो कम है, फोर्स जो वाटर और ग्लास के अणुओं के बीच में लग रहा है वो ज्यादा हो गया। वैसे यहां पे बात करेंगे तो फोर्स जो लग रहा है मरकरी और मरकरी के अणुओं के बीच में वो ज्यादा है, फोर्स मरकरी और ग्लास के बीच में लग रहा है वो कम है, तब ये बनेगा। और यहां पर क्या कहानी है भाई, तो यहां पर जितना फोर्स है वाटर के अणुओं के बीच में उतना ही फोर्स है सिल्वर के बीच में। ये चांदी का कंटेनर था ना भाई, तो सिल्वर के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो सेम है जितना वाटर के बीच में लग रहा फोर्स। यानी मैं ऐसा कर लेता हूं, ये कह लेता हूं, ये मतलब वाटर के बीच में ससंजक, देखिए सेम का सेम के साथ में ससंजक कहलाता है, और इसका दूसरे के साथ में असंजक, इसका दूसरे के साथ में असंजक, इसका दूसरे के साथ में असंजक, मतलब सिल्वर का वाटर के साथ में जो लग रहा है वो असंजक बल हो गया। तो ये दोनों ही जब बराबर होते तो 90 डिग्री बनाएगा, सिंपल ना। चलिए क्लियर हो गई बात कि भैया ये किस तरीके से बनाएंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि स्पर्श कोण की निर्भरता किसके किसके ऊपर होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि स्पर्श कोण को, है ना,
चेंज कर सकते हैं, ऐसा कह लेता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो स्पर्श कोण का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला, द्रव ठोस युग्म की प्रकृति। जो द्रव ठोस युग्म है उसकी प्रकृति कैसे भाई, तो हम लोगों ने चांदी और पानी लिया तो अलग हो गया, वही कांच और पानी लिया था तो अलग देखने को मिला। कांच और पानी लिया था तो भैया ये देखिए ना, कांच और पानी लिया था तो उत्तल देखने को, सॉरी अवतल देखने को मिला, और चांदी और पानी ले लिया तो समतल हो गया। तो पहली तो बात समझ में आ रही है कि द्रव ठोस के युग्म की जो प्रकृति है उस पर, द्रव के ताप पर, तापमान बढ़ाने पर स्पर्श कोण का मान बढ़ जाता है। ठीक है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्पर्श कोण का मान बढ़ेगा। मतलब ऐसा मैं कह लूं कि अगर आपने गर्म पानी लिया होता तो स्पर्श कोण का मान और बढ़ जाता। ठीक है ना। चलिए अगला क्या है भाई, तो नली में द्रव पृष्ठ के ऊपर के माध्यम पर। अब नली में जो द्रव पृष्ठ है, ये जो द्रव पृष्ठ, इसके ऊपर कौन सा माध्यम है ना, जैसे इसका ऊपर इसी के स्टीम है क्या, जैसे जल का स्टीम हो सकता है, जल का भाप हो सकता है, यहां पे हो सकता है वायुमंडलीय दाब हो। तो मतलब ऊपर का जो एटमॉस्फेयर है, ऊपर का एटमॉस्फेयर ना कहूं, मैं कहता हूं ऊपर का जो पृष्ठ है उधर कौन सा मीडियम है, कैसा माध्यम है, उसके ऊपर भी निर्भरता होती है। ठीक है, अगला क्या भाई, तो अशुद्धियों पर निर्भर करता है। कैसे, तो देखिए गीले कर्मक जैसे वेटिंग एजेंट्स जो होते हैं, जैसे साबुन हुआ, मार्जक हुआ, रंगीन करने वाली वस्तुएं जो डाइंग के लिए इस्तेमाल होती है, इनको मिलाने पर स्पर्श कोण का मान घट जाता है ना। स्पर्श कोण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तभी तो ये साबुन है ना, क्या करते हैं वो, मिसल फॉर्म करते हैं और डस्ट पार्टिकल को बाहर कर देते हैं। वो पतली पतली छिद्रों में भी घुस सकते हैं, तभी तो गंदगी साफ कर पाते हैं ना। ठीक है, पानी में जलरोधी मतलब वाटर प्रूफिंग पदार्थ मिलाने पर स्पर्श कोण का मान बढ़ जाता है। अब वाटर प्रूफिंग कोई चीज मिला देंगे तो उसका स्पर्श कोण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपने स्पर्श कोण का मान बढ़ाना है तो आपको क्या करनी होगी भाई, तो स्पर्श कोण का मान बढ़ाने का सीधा मतलब समझिए, ससंजक बल को बढ़ाइए। जैसे कपड़े के ऊपर आप मोम रगड़ दीजिए तो क्या होगा भाई, कपड़े के जो छोटे छोटे छिद्र थे वो भर जाएंगे। अगर वो भर गए मतलब वहां पे उनका ससंजक बल क्या हो गया, बढ़ गया। असंजक बल कैसा है, कम है। अब उसके ऊपर आप पानी डालिए, वो बह जाएगा। ठीक है ना। लेकिन वहीं पे अगर हमने साबुन के अंदर डाला है तो वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर जाता है। इसका मतलब है कि वहां पर स्पर्श कोण का मान क्या हो गया था, कम। स्पर्श कोण का मान द्रव में ठोस के झुकाव पर निर्भर नहीं करता। हाँ, ये भी एक फैक्टर। अगर मान लीजिए ग्लास को टेढ़ा रखा है तो क्या स्पर्श कोण का मान चेंज हो जाएगा, तो ना, बिल्कुल नहीं होगा। ग्लास को ऐसे तिरछा कर दिया है तो स्पर्श कोण का मान उससे परिवर्तित नहीं होगा। तो मतलब उस ठोस के झुकाव से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है ना। ये सीधा ससंजक और असंजक बल की ही कहानी है बस। ठीक है, अब थोड़ी सी बात करते हैं हम नवचंद्र के मेनिस्कस की जो आकृति है, जो शेप ऑफ मेनिस्कस है उसकी बात करें। मेनिस्कस मतलब आप समझ गए, जो ऊपर शेप बन रहा था कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन, उसके क्या कारण है, कैसे बनते हैं, जरा इसकी बात करते हैं। तो देखिए, किसी नली के अंदर द्रव के मेनिस्कस की आकृति द्रव की प्रकृति और नली के पदार्थ पर निर्भर करती है। अभी जैसे बात किया कि चांदी है तो अलग देखने को मिल रहा था, कांच है तो अलग देखने को मिल रहा है, तो इस पर निर्भर करता है, पहली बात। अगला, सामान्यतः नली के अंदर द्रव पृष्ठ के ऊपर द्रव की वाष्प होती है, अतः संपर्क भाग पर 3 अंतरा पृष्ठ होती है। एक द्रव वाष्प अंतरा पृष्ठ मतलब लिक्विड वेपर इंटरफेस होता है। दूसरा ठोस वाष्प अंतरा पृष्ठ मतलब सॉलिड वेपर इंटरफेस होता है। और ठोस द्रव अंतरा पृष्ठ मतलब सॉलिड लिक्विड इंटरफेस होती है। ये तीनों ही इंटरफेस क्या है, चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सीधा यहां पर दिख रहा है कि एक हमने यहां पर एक कंटेनर लिया, इसके अंदर में हमने कुछ लिक्विड रखी। तो चलिए ऐसा एक लिक्विड बना लेते हैं। अब इस लिक्विड पे कितने इंटरफेस इंटरफेस मतलब समझ रहे, जहां पर असंजक बल लगने वाले, ऐसा कह सकते हैं, जहां पर मीडियम चेंज होने वाला, जहां पर संपर्कित माध्यम बदलने वाला है। तो एक तो पॉइंट समझिए, ये मान लीजिए लिक्विड होगा तो इसके स्टीम, इसके वेपर्स यहां बने होंगे। ये क्या है, ये स्टीम है, ये वाष्प है। भाई कोई सी भी यहां पर लिक्विड होगी तो इसके स्टीम तो बनेगा ना, इसके वेपर्स बनेंगे ना। तो एक इंटरफेस कौन सा हो गया भाई, तो लिक्विड वेपर इंटरफेस, मतलब इस लिक्विड का वेपर के साथ में, मतलब एलवी कह लेता हूं, लिक्विड वेपर इंटरफेस। ठीक है, एक एलवी बन गया, लिक्विड वेपर। दूसरा क्या है, तो दूसरा है ठोस और वाष्प का अंतरा पृष्ठ। अब भैया इसी ग्लास में भरा हुआ है तो यहां पर ये ठोस भी तो है ना। अब ये जो इंटरफेस बन रहा है ये कैसा इंटरफेस हो गया भाई, तो ये एसवी हो गया।
सॉलिड वेपर इंटरफेस हो गया, इस ठोस के साथ में इस वेपर का। और तीसरा ठोस और द्रव का अंतरपृष्ठ, मतलब ये तो है ही, ये रहा हमारा ठोस और ये थी हमारी द्रव, इन दोनों के बीच में ये जो इंटरफेस बन रहा है ये ठोस द्रव इंटरफेस, मतलब SL, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। इस 3 तरीके की इंटरफेस हमेशा ही बनती है, ठीक है ना। और इन्हीं के बेसिस पर, इन तीनों के ही बेसिस पर डिसाइड होता है कि इसका मेनिस्कस अवतल होगा, उत्तल होगा या समतल होगा। आइए चलिए हम जरा चर्चा करते हैं, जरा बनाते हैं हम इसको। तो मान लेते हैं, क्या मान लें कि नली के अंदर द्रव, वाष्प, ठोस, अंतरा पृष्ठ पर कोई अणु M है। एक M ऐसा अणु है जहां पर क्या है भाई, द्रव, वाष्प और ठोस तीनों में ही कोइंसाइड करता है, मतलब तीनों में ही सम्मिलित है। यानी M एक ऐसा अणु है जो कि वाष्प और जल के बीच में भी है, जल और ठोस के बीच में भी है, और ठोस और जल वाष्प के बीच में भी है, ठीक है। तब इस अणु पर निम्नानुसार बल कार्य करता है। जैसे देखिए, द्रव वाष्प अंतरा पृष्ठ के कारण पृष्ठ तनाव T, LV, तनाव को T कह लेते हैं। LV का मतलब क्या हो गया भाई, लिक्विड वेपर, द्रव पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में, और ठोस वाष्प अंतरा पृष्ठ पर TSV, दीवार के समांतर द्रव से दूर, और ठोस अंतरा पृष्ठ के कारण TSLV, दीवार के समांतर द्रव की ओर। ये देखिए यहां पर हम डायग्राम बनाते हैं पहले, फिर समझ में आएगी। ये देखिए यहां पर ये जो फॉर्म्स बनने हैं, है ना, इसको मैं बना के बताता हूं आपको। ये रही हमारी कंटेनर, इसके अंदर में हमने भरा हुआ है क्या, फ्लूइड, कुछ इस प्रकार से फ्लूइड भरा है। यहां पे मैंने माना है वो M पॉइंट, जो कि किससे किससे भाई, तो वाष्प से भी कनेक्टेड है ना, द्रव से भी कनेक्टेड है और सॉलिड से भी कनेक्टेड है, तीनों से कनेक्टेड है। तो इस पर हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, इसको ही लेते हैं। ये देखिए, ये एक टेंजेंट इधर की तरफ बनेगा, इसको मैं क्या कहूंगा, तो ये टेंजेंट किसका है, लिक्विड और वेपर के बीच में। ये किसका है टेंजेंट, लिक्विड और वेपर के बीच में, मतलब इसका जलवाष्प, जो जल मान लेता हूं तो जलवाष्प कह लूंगा, इसका वाष्प और जो लिक्विड है इनके बीच में जो एंगल बन रहा है ना, ये बने। अब इसके क्या होंगे, तो इसके 2 कंपोनेंट टूटेंगे। एक कंपोनेंट को आप इधर तोड़ करके ले आइए, इसको आप क्या कह लेंगे, TLV साइन थीटा, क्योंकि एंगल थीटा ये है, तो थीटा से लगा हुआ जो होता है उसको हम कहते हैं कॉस, तो TLV कॉस थीटा नीचे बन गया, साइन थीटा ये बन गया, चलेगा। अब क्या होना है भाई, तो एक फोर्स इसके ऊपर नीचे की ही तरफ लगने वाला है, जिसको आप प्रदर्शित कर सकते हैं किससे, तो इसी पर नीचे की तरफ लग रहा है, यह है TSL, मतलब सॉलिड और लिक्विड के बीच में। अच्छा, ये TSL और TLV के बीच में जो कोण बनता है उसी को तो स्पर्श कोण कहते हैं ना। ये फिर से बनाता हूं, ये जो था हमारा TLV और ये नीचे की तरफ जो बनाते हैं TSL, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, थीटा। अब ये SL और LV में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। SL मतलब क्या, तो सरफेस और लिक्विड, जो सॉलिड है और जो लिक्विड है उनके बीच में, ठीक है ना। और LV का मतलब क्या है भैया, तो जो लिक्विड वेपर अंतरा पृष्ठ है उसके कारण। ये इतने से कोण आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहां पर एक फोर्स काम करेगा और ऊपर की तरफ, ये कौन होगा भाई, तो ये होगा SV। SV मतलब क्या, सॉलिड और वेपर के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा वो किधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। और इससे एक बाहर की तरफ भी फोर्स होगा जिसको हम कह लेते हैं F। ये सभी फोर्सेस जब संतुलित होते हैं तब जाकर के यहां पर M एग्जिस्ट करेगा। M कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये सभी फोर्सेस बराबर हो। देखिए ना, एक अब आपको क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ SL और TLV cos थीटा दोनों नीचे की तरफ है, TSV ऊपर है, LV sin थीटा इसका अपोजिट F है, और LV को तो हमने 2 टुकड़ों में बांट ही लिया। तो क्या बनेगा भाई, अगर मैं कहता हूं आपसे लिखने को कि आप फॉर्म लिख करके दीजिए, मतलब इसके लिए इक्वेशन लिखिए, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि ये FA जो है ये बराबर है हमारा TLV साइन थीटा के, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ये FA और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। और ये TSV
ये बराबर है नीचे दोनों के टी एस एल प्लस टी एल वी कॉस थीटा के, इन दोनों के बराबर। ये देखिए टी एस वी टी एस एल प्लस टी एल वी कॉस थीटा के। मुझे यहां से कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे? टी एस वी माइनस टी एस एल अपॉन में टी एल वी इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इज इक्वल्स टू क्या बन गया? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू एस वी माइनस एस एल अपॉन एल वी। अभी मैं इन सब चीजों को हटाता हूं, अब एक बार आपको याद कराता हूं क्या बनाया भाई। तो हमने क्या बनाया? एस वी माइनस एस एल अपॉन में एल वी। तो मतलब ये जो है ये टी एस वी का मतलब क्या था भाई? तो हमारा था ये एस सॉलिड था हमारा, है ना। तो ठोस, वाष्प, अंतराणुक या अंतरा पृष्ठ तनाव, ठीक है। किसका किसका? ठोस वाष्प का। अगला क्या भाई? एस एल। तो ठोस, द्रव, अंतरा पृष्ठ तनाव बटा में टीएलवी, मतलब द्रव, वाष्प, अंतरा पृष्ठ तनाव, ठीक है। मतलब एस, इसको इसी तरीके से याद रखते हैं, एस वी माइनस एस एल अपॉन में एल वी, एस वी माइनस एस एल अपॉन में एल वी, ठीक है। एस एस ऊपर रहेंगे, ठीक है ना, एस एस ऊपर रहेंगे, एस वी एस एल ऊपर, नीचे कौन भाई? एल वी, ठीक। तो अब यहां से एक समीकरण एक से कुछ बातें अब स्पष्ट हो रही है। क्या? मैं फिर से यहां पर लिख लेता हूं, एस एल माइनस एस वी अपॉन में एल वी, यही था, यही याद करा। तो ये क्या बना भाई? मैं फिर से लिखता हूं, कॉस थीटा इक्वल्स टू टी एस एल माइनस टी एस वी अपॉन में टी एल वी, ये हमारा फॉर्म। अब यहां पे आपसे मैं ये कहता हूं कि एस वी जो है वो एस एल से ज्यादा हो, एस वी जो है वो एस एल से ज्यादा हो, आपको क्या मिलने वाला? इसको और थोड़ा सा लिखूं क्या? ये देखिए थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा? कॉस इनवर्स ऑफ टी एस एल माइनस टी एस वी अपॉन में टी एल वी। अब यहां पर अगर हम कहते हैं पहला केस कि एस वी जो है वो एस एल से ज्यादा हो, एस वी ज्यादा हो एस एल से, तो थीटा कैसा निकलेगा? नेगेटिव। थीटा कैसा निकलेगा? नेगेटिव। अगर थीटा नेगेटिव निकलेगा इसका मतलब क्या होगा कि भैया एक्यूट एंगल बनेगा। देखिए कॉस थीटा धनात्मक होगा, जस्ट वेट, टी एस वी एस एल से ज्यादा हो। कुछ गड़बड़ लिखी क्या अपन ने? एस वी माइनस एस एल, अच्छा हाँ बिल्कुल गड़बड़ लिखी, ये एस वी माइनस एस एल भाई, एस वी माइनस एस एल, है ना, ये एस वी माइनस एस एल, भाई पूरा गेम बिगड़ जाता, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो एस वी जो है वो ज्यादा है एस एल से, तो थीटा कैसा निकलने वाला है? पॉजिटिव, है ना। थीटा कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। अगर थीटा पॉजिटिव होगा इस स्थिति में थीटा का मान 0 से 90 डिग्री के बीच होगा, अर्थात न्यून कोण होगा। क्यों होता है ऐसा? तो आइए चलिए पुराने दिन थोड़े से याद करे जाए। कैसे याद किए जाए? तो भैया ऐसा कुछ बात हम लोगों ने पिछले दिनों में, अपने पुराने दिनों में की हुई है। देखिए कॉस थीटा का कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होता है, इसको ओरिजिन बनाते हैं। यहां से अगर इसको देखेंगे आप तो आपको क्या क्या चीजें मिल रही है। देखिए ये ओरिजिन था, ये हमारा 90 डिग्री था, ये यहां से यहां तक ये कितना 90, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 270 डिग्री, है ना। और वैसे ही ये तो हमारा -90 होता है। तो अभी एक बात देखिए, अभी हमारा जो फॉर्म बना है ये क्या बना है? कॉस थीटा इक्वल्स टू एस वी माइनस एस एल, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी एस वी माइनस टी एस एल अपॉन में टी एल वी, यही बना है। अब मैंने फर्स्ट केस में आपके साथ में कहा कि भैया ये एस वी जो है ना, टी एस वी जो है ये ज्यादा हो टी एस एल से।
TSV जो है TSL से क्या हो, ज्यादा हो। ये SV ज्यादा होगा SL से, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, अर्थात cos थीटा की जो आपको वैल्यू मिलने वाली है वो कैसी मिलेगी भैया, पॉजिटिव। यहां पे जो भी मान मिलेगा वो कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मान कहां से कहां तक मिल सकता है, आप स्वयं से देखिए। पॉजिटिव मान किसके लिए मिलेगा, तो आपको क्या दिख रहा है, ये 0 पर इसकी वैल्यू होती है 1, तो 0 से 90 डिग्री के बीच में ये जो रेंज है, इसी रेंज में इसकी वैल्यू जो है ना ये पॉजिटिव दिख रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रही है। ये हमारी फर्स्ट में दिखने का मतलब, पॉजिटिव दिखने का मतलब कहां से कहां तक, 0 से 90 डिग्री से जैसे ही आगे बढ़ेंगे इस रेंज में जाएंगे, तो 90 से देखिए cos थीटा जो है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक में इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव मिलने वाली है। लेकिन इसी cos थीटा की जब मैं बात करूंगा 90 डिग्री से 180 डिग्री या 270 तक में भी, तो ये जो मिलेगा वो मिलेगा मुझे नेगेटिव। थोड़ा सा और प्रॉपर लिखता हूं, तो मैं ऐसा लिखता हूं, देखिए cos थीटा की जो वैल्यू है ये 0 डिग्री से बड़ी हो, जिसमें 0 डिग्री सम्मिलित है, और 90 डिग्री से कैसी हो, छोटी हो, तो ये वैल्यू कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। वहीं पे अगर मैं इसी cos थीटा को कैसे लिखना चाह रहा हूं, मैं कहता हूं कि ये 90 डिग्री से बड़ी हो और 270 डिग्री से कैसी हो, छोटी हो, तो वो नेगेटिव मिलेगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया कि ये cos थीटा कैसा मिलने वाला है, पॉजिटिव। मतलब अतः क्या लिख सकते हो आप, थीटा इक्वल्स टू कितना है, तो थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और हमारा 90 डिग्री से जो है वो छोटा है। 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होने का मतलब कैसा होता है, तो ये एक्यूट है, ये कैसा होगा, ये न्यून कोण होगा। ये कैसा बनाएगा, न्यून कोण। अगर ये न्यून कोण बना रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अगर ये न्यून कोण बना रहा है, देखिए एक एक से एक एक डाटा आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही है। अगर ये न्यून कोण बना रहा है तो न्यून कोण कब बनता है भाई, जब हमारा मेनिस्कस जो होगा, है ना, जो हमारा मेनिस्कस होगा, मेनिस्कस हमारा जब अवतल होगा। ये कैसा होगा, अवतल होगा। ये अवतल है मेनिस्कस, इसका मतलब इस लिक्विड का ससंजक बल, ठीक है, ससंजक बल कम है और असंजक बल का मान जो है वो ज्यादा है ना। ससंजक बल कम है और असंजक बल का मान ज्यादा, ये फर्स्ट वाला केस है, ठीक। तो ये कब होगा, जब ये थीटा की वैल्यू, मतलब SLV जो है, टेंशन जो है सॉलिड वेपर की, वो ज्यादा होगी सॉलिड लिक्विड से। सॉलिड वेपर की टेंशन जो सॉलिड लिक्विड से ज्यादा होगी तो आपको अवतल मिलेगा, आपको ससंजक बल कम मिलेगा, असंजक बल ज्यादा मिलेगा, न्यून कोण होगा, cos थीटा पॉजिटिव होगा। क्लियर होगी बात। तो आपको आई थिंक ये फर्स्ट केस आपको क्लियर हो गया कि भाई जब ये होता है तो ऐसी स्थिति में द्रव के अणु ठोस पृष्ठ के अनुदिश ऊपर की ओर आकर्षित होते हैं, अतः द्रव का मेनिस्कस ऊपर की तरफ, मतलब अवतल होता है। कांच की नली में जल का मेनिस्कस ऊपर की ओर अवतल होता है। यह सेगमेंट कब बनता है, जब आप कांच के गिलास में पानी रखिए, बिल्कुल ऐसा ही बनता है, ठीक है, चेक कर सकते हैं। चलिए अगले पार्ट पे पहुंचते हैं, सेकंड में, जहां पे SV जो है वो SL से कम है। तो हमने क्या कहा कि cos थीटा इधर साइड में बना लेते हैं। दूसरा केस क्या है अभी, तो दूसरा केस यहां पर है, सेकंड केस यहां बनाता हूं। मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ है कि SV जो है, TSV जो है ये कम है TSL से। अब SV कम हो गया, SL ज्यादा हो गया। ये नेगेटिव वाला पोर्शन ज्यादा है, ये कम है। तो नेगेटिव वाला पोर्शन अगर आपका ज्यादा होगा मतलब cos थीटा नेगेटिव होगा। इसका क्या मतलब हो गया, अर्थात क्या, cos थीटा जो होगा ये नेगेटिव हो जाएगा। और cos थीटा नेगेटिव होने के कारण यहां पर लिखे हुए हैं क्या भाई, कि अतः थीटा इक्वल्स टू कितना, तो मैं कहता हूं थीटा जो है इक्वल्स टू ना लिखते हुए ऐसा लिखता हूं कि 90 डिग्री से थीटा जो होगा बड़ा होगा और 180 डिग्री से कम होगा। चलिए 270 तक नहीं पहुंचते, 180 तक ही पहुंचते हैं। क्यों 180 तक ही पहुंचे, क्योंकि भैया यहां से यहां तक कितना जा सकता हूं मैं अधिकतम, यहां से यहां सीधा चला गया, मतलब ये पूरा ऐसा चला गया, 180 मैक्सिमम जा सकता हूं, इससे ज्यादा तो जा ही नहीं सकता। तो 180 लिख लेता हूं, ये 180 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका क्या मतलब समझ में आया, तो ये जो बन रहा है ये बन रहा है 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, तो इसको ही कहते हैं हम अधिक कोण।
क्या बन रहा है यहां पर, अधिकोण। और अधिकोण जब बनता है आपका तो भैया मेनिस्कस जो होगा ये हमारा बन जाता है उत्तल। और उत्तल जब मेनिस्कस बन रहा है इसका मतलब है ससंजक बल ज्यादा है, मतलब ससंजक बल का जो मान है ये ज्यादा है किससे, आसंजक बल से। क्लियर हो गया हमारा दूसरा फैक्टर भी। तो चलिए आइए यहां पर बात करते हैं भैया, SV का SL से मान अगर कम होता है तो cos थीटा ऋणात्मक होता है। इस स्थिति में थीटा का मान 90 से 180 के बीच, अर्थात अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ऐसी स्थिति में द्रव के अणु ठोस के पृष्ठ के अनुदिश नीचे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अतः द्रव का मेनिस्कस ऊपर की ओर मतलब उत्तल कॉन्वेक्स होता है। कांच की नली में पारे का पृष्ठ इसी तरीके से होता है। जो थर्मोमीटर आप देखते हैं उसमें यही मेनिस्कस बनता है ना भैया, वो चमकता हुआ पारा ऊपर की तरफ उठता है टेम्परेचर के कारण, जिसे बुखार नापते हैं। ठीक है, और एक और पॉइंट है, फिर ये गीला नहीं करता है ना, मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि जब पारा नीचे की तरफ आएगा तो वो दाग धब्बे छोड़ता हुआ आ जाएगा, नहीं होता ना। आप पानी वाले ग्लास की बात कर लीजिए, पानी भरिए ग्लास में और पानी पूरा निकाल दीजिए ग्लास में से, लेकिन वो ग्लास सूख थोड़ी जाएगा, ग्लास की दीवारों पे पानी चिपका हुआ रह जाएगा। लेकिन पारे के साथ में ऐसा नहीं होता, जब वो थर्मोमीटर में नीचे की तरफ आ जाता है तो ऊपर कुछ दाग धब्बे चिपके हुए नहीं रहते। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया भाई। अगला बात कर लेते हैं तीसरा, जब SV इक्वल हो जाए SL के तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। देखिए अब यहां पर SV SL के बराबर हो जाए, तीसरा यहां बनाता हूं मैं, SV जो है वो SL के बराबर हो जाए, TSV जो है वो बराबर हो जाए TSL के, यानी ऊपर वाले फैक्टर बराबर हो गए। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भैया ऊपर TSV माइनस TSL है, ये दोनों बराबर होंगे तो माइनस होकर के कितना हो जाएगा, 0 0 0। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0। ये कब है 0, ये देखिए 0 से लेके 180 डिग्री में कब है 0, तो 90 डिग्री पे इसका मान कितना है, 0। तो cos 0 मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब कितना, तो ये हो गया भैया समकोण। समकोण बना, इसका मतलब मेनिस्कस कैसा होगा, समतल। इसका जो मेनिस्कस बनेगा वो कैसा बनेगा भाई, तो इसका मेनिस्कस बनेगा समतल। और यहां पर आसंजक बल ससंजक बल के बराबर हो जाएगा। यहां पर आसंजक बल ससंजक बल के बराबर हो जाएगा। तो इसको और लिख लेते हैं, ससंजक बल ऑलमोस्ट लगभग लगभग है ना, लगभग लगभग बराबर होगा, ससंजक बल लगभग बराबर होगा आसंजक बल के। और इन तीनों के लिए केसेस देखने तो ये रहे हमारे पास में तीनों के लिए केसेस, ये रहे हमारे लिए तीनों के लिए केसेस। 0 जब 90 डिग्री होना मतलब यहां पर थीटा मतलब cos थीटा की जो वैल्यू हो रही है वो कितनी थी, 0 डिग्री थी। यहां पर cos थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो cos थीटा की वैल्यू थी ग्रेटर देन 90 डिग्री, है ना। तो थीटा ही लिख लेता हूं मैं, या एक काम करते हैं यहां पर हम कह देते हैं थीटा की वैल्यू जो थी, है ना, cos थीटा की जो वैल्यू थी वो थी 0। यहां पर जो cos थीटा की वैल्यू थी वो कैसी थी भैया, तो इसकी जो वैल्यू थी हमारे पास में वो थी नेगेटिव। और यहां पर जो cos थीटा की वैल्यू थी इसकी वैल्यू कैसी थी भैया, तो ये थी पॉजिटिव। उदाहरण भी रखे हैं कब कब होगा और क्यों होगा की भी कहानी हमने यहां पर समझ। तो अब पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कॉनकेव या कॉन्वेक्स या फिर समतल टाइप का क्यों बनता है मेनिस्कस, ठीक है ना। चलिए तो अब देख लेते हैं हम यहां पर, तो TSV इक्वल्स टू TSL होगा तो cos थीटा 0 होगा। इस स्थिति में थीटा का मान 0 होगा, अतः द्रव का मेनिस्कस समतल होगा। चांदी की नली में जल का जो तल होता है वो कैसा होता है भैया, बिल्कुल समतल होता है, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट है जो कि हमको याद रखनी है, क्या, तो ठोस द्रव युग्म के लिए स्पर्श कोण का मान न्यून कोण होता है। ठोस द्रव को गीला कर देता है, सॉरी द्रव जो है ठोस को गीला कर देता है तथा
अधिक कोण होने पर गीला नहीं कर पाता। इसकी हमने बात कर ही ली कि भैया जब संसंजक बल ज्यादा होगा तो वो गीला नहीं करेगा, जब असंजक बल ज्यादा होगा तो गीला करेगा। जब न्यून कोण होगा, जो पहला वाला केस है, जब वो न्यून कोण होगा, है ना, ये जो न्यून कोण होगा तब ये क्या करेगा, न्यून कोण वाले स्थिति में इसमें वो गीला करेगा, इसमें वो गीला नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है, अधिक कोण है। अच्छा, तो ये पॉइंट हम ध्यान में रख लेंगे। ठीक है भाई, तो जो भी हम लोगों ने डिसाइड किया था सीखने को, समझने को इस सेशन में, वो हम लोग सीख चुके हैं, उसकी डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो आप सिंपली बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से कमिटेड एक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, एंड ये सारे ही कोर्स कंटेंट लेकर के आते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये पूरा ही कोर्स कंटेंट आपके लिए एनसीईआरटी के बेसिस पर डिजाइन की गई है। इसका मतलब होता है कि आप किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, आपको ये पूरा कोर्स कंटेंट एज इट इज लागू हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो और इंप्रोवाइजेशन और इंप्रूवमेंट, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक को फॉलो कीजिए एंड चेकआउट कर सकते हैं अपने लिए ई नोट्स और ई बुक्स को भी, जो कि एक्सक्लूसिवली मैग्नेट ब्रेन्स की टीम द्वारा आपके लिए डिजाइन की गई है, एंड वो अब हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। तो जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे YouTube चैनल पे, इसी तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पर भी, जहां कोई सजेशंस, कोई सुझाव वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई नई इंफॉर्मेशन, कोई नई अनाउंसमेंट आती है, वो फटाफट आप तक पहुंच सकती है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो बताना है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आते हैं क्वालिटी एजुकेशन एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और धमाकेदार कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास सबका बहुत सारा ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।